हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेपअप। मैं ख्याति सिंह आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रेपअप पे। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है डेमोक्रेसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग पेपर्स को थोड़ा एनालाइज किए तो आप समझेंगे कि ये सब टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे वन लाइनर स्टेटमेंट्स, मैच द फॉलोइंग, रीजन असर्शन, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप स्पॉट कर सकते हैं। तो बिफोर आई जंप ऑन टू एंड एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी और क्या उसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या थिंक करते हैं, मैं आपके साथ पहले एक बहुत स्मॉल फ्लो चार्ट आई वुड से शेयर कर देती हूँ। उससे क्या होगा, आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिलेगी कि हमें क्या कैसे पढ़ना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, वी discuss or we read about democracy under four heads. First is classical, then classical के just opposite we have contemporary, we have two other models which is not directly as such, which have just evolved, I would say. One is developmental and other is protective. So that is protective and developmental. अंडर दीज फोर हेड, ये चार आपको हेड दिख गए। कंटेम्प्रेरी इज इंपॉर्टेंट, क्यों? उसमें आपको दो इंपॉर्टेंट मॉडल मिलते हैं जो कि आप बार बार देखेंगे, विच इज प्लूरलिस्ट मॉडल एंड एलिटिस्ट मॉडल। एलिटिस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई भी साल नहीं गया कि इनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए। तो जब हम इन दोनों को हम अलग से सेपरेट वीडियो में भी कवर करेंगे डिटेल में, क्योंकि हमेशा इनसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और वो अपना जो नंबर है वहाँ पे लूज आउट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है। दिस इज फॉर यू जस्ट अ ब्रॉड पिक्चर कि कैसे आपको डेमोक्रेसी के टॉपिक को कवर करना है। सो लेट्स बिगिन। जब हम बात करते हैं समथिंग लाइक डेमोक्रेसी, तो जो डेमोक्रेसी का आइडिया है दैट इज बेस्ड ऑन टू कन्वेंशनल नॉर्म्स। नंबर वन कि इट अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, कि वो सिर्फ क्या दे रहा है, लोगों को पार्टिसिपेशन दे रहा है। अभी आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं बट बहुत कंसेप्चुअली बेस्ड आते हैं। तो आप जब पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन योर ओन डेमोक्रेसी? थ्रू वोट्स, डायरेक्टली, क्या यू आर इलेक्टिंग योर गवर्नमेंट एंड यू आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग। बट दिस इज अ वेरी नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी कि मैंने क्या किया, अपने सिर्फ एक लीडर को इलेक्ट कर दिया और उसको मैं पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी समझूं, दैट दिस इज डेमोक्रेसी, कि मुझे अपना लीडर इलेक्ट करने का मौका मिल रहा है। ये तो आपको इलेक्शन का मौका चाइना में भी दिया जा रहा है और रशिया में भी, बट क्या उसको सही मायने में हम डेमोक्रेसी बोलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। सो इसलिए सिर्फ इतना बोल देना कि आपको अगर वोटिंग का मौका दिया जा रहा है दैट इज डेमोक्रेसी, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सो अगेन मैच द फॉलोइंग रीजन असर्शन में आ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि सिर्फ पार्टिसिपेशन एंड वोटिंग इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम, अब वैल्यू सिस्टम कैसे हो सकता है, ये एक अपने आप में बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप डेमोक्रेसी की वैल्यू को करते हैं। वैल्यू सिस्टम डेमोक्रेसी में क्या क्या उसमें आता है, कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं और यही क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग डिमांड करते हैं एक स्टूडेंट से। तो वैल्यू सिस्टम की जब हम बात करते हैं दैट इंक्लूड्स डिबेट, कि आपको डिबेट करने का एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि आप डिबेट करें, डिस्कस करें, आप क्वेश्चन करें। आप चाइना और रशिया में क्वेश्चन नहीं कर सकते अपनी सरकार को, तो कहाँ वो डेमोक्रेसी हुई? ठीक है, आप इलेक्शन तो कर ही सकते हैं। इलेक्शन अगर हो रही है तो दे हैज टू बी फ्री एंड फेयर, उसमें ओपन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी है, वो दैट इज हैज टू बी पीपल सेंट्रिक। ये ना हो कि लोग अपनी मर्जी से करें। अगर कोई पॉलिसी आती है, आपको प्रोटेस्ट का राइट मिल रहा है, पॉलिसी में डिस्कशन हो रहा है और एक टू वे चैनल है, ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, सिस्टम आपके लिए अकाउंटेबल है, ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, दीज आर एंडलेस, दीज आर एंडलेस। लिटरली आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपकी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करे। ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये आप रिपीटेशन में देखेंगे कितने सारे फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए, दे ऑल कंप्राइज डेमोक्रेसी। जो इनका रूट है वो डेमोक्रेसी में ही है। तो कभी भी पेपर में ये चीजें आए, आपको याद रखना है कि सिर्फ इलेक्शन से डेमोक्रेसी जस्टिफाई नहीं होता। दैट इज अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन मॉडर्न टाइम्स हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया है।
अब बात करते हैं इंडिया की। अगर इंडियन सेंट्रिक क्वेश्चन आए तो इंडिया में एक बहुत अच्छी बुक लिखी गई थी बाय अमर्त्य सेन। अगेन हम लोग अमर्त्य सेन के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम हिम बीइंग एन इकोनॉमिक्स, क्योंकि इंडियन सेंट्रिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडिया में क्या काम हुआ। और बहुत से बच्चे, क्योंकि आपकी जो बुक्स है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है, दे आर मोर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, जो आपको कॉन्सेप्ट तो दे देती है, बट जो ये न्यूआंसेस है कि क्या चीज इंडिया से आप कैसे रिलेट करेंगे, वो मिस आउट कर देती है। तो अमर्त्य सेन ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसीलिए भी क्योंकि इस बुक में उन्होंने क्या बोला कि इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में हमेशा आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब होता है डिस्कशन, कि हम लोगों को हमेशा आर्ग्यू करने का, डिस्कस करने का एक स्पेस दिया गया है। तो इंडिया में हमेशा डेमोक्रेटिक वैल्यूज रही है। इंडिया में हमेशा कैसे रही है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज रही है। किसके अंदर? विद इन द सोसाइटी। इसीलिए डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे साथ जो कंट्रीज आजाद हुई, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, या आप देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी में, बहुत सी जो कंट्रीज थी वो फॉल्टर कर गई अपने डेमोक्रेटिक, जो एक उनका साथ, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं उनका डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट में, कि उन्होंने अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लॉ इंट्रोड्यूस करी, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर डेमोक्रेसी ज़्यादा देर तक चल ही नहीं पाई। क्यों? तो बहुत सी अलग अलग लोगों ने एनालाइज किया, मे बी इट इज़ विद द पीपल कि उन्हें डिक्टेटरशिप पसंद है, बट इंडिया में क्या है, इट इज़ इन आवर वैल्यूज, जो हमारा इनहेरिट एक सोसाइटी, एक सिविलाइजेशन का अपना एक वैल्यू स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें वो थ्राइव करती है। और जो इंडियन सिस्टम है दैट इज थ्राइविंग ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। आप अपने घर में ही लड़ने लग जाते हैं थोड़ी सी बात पे, तो इजीली रिसेप्टिव ना होगी। एक आर्ग्यूमेंटेटिव सेंस है कि हम हर चीज को डेमोक्रेटिक रखना चाहते हैं, सभी को शामिल करना चाहते हैं। So this has been the larger argument of the argumentative Indian. जैसे जैसे डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है 3 waves of democracy या डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन या वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे हम लोग बोलते हैं 3 waves of democracy। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का। कई बार आप लोग देखेंगे इसे हम लोग बोल देते हैं कि वेव्स ऑफ, अब वेव का मतलब क्या होता है? लहर। लहर का अब मैंने आपको पहले बताया था, ये जो नाम होते हैं उन पर बहुत गौर कीजिए कि कैसे वो डेवलप हुए हैं। तो डेमोक्रेटाइजेशन की जो वेव्स हैं, वो वेव, सपोज वेव का मतलब है इसमें सब कुछ स्वीप हो जाए, सब कुछ उसके अंदर आ जाए। ये आपकी वेव समुद्र में ऐसे आती है तो सब कुछ उसके साथ बह के चला जाता है। तो जब हम वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो सेंटर्ड अराउंड द सेम आइडिया कि सब कुछ उसमें क्या हो रहा है? स्वीप हो रहा है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन, ये नाम याद रखिएगा, और भी 2-4 जगह आएगा तो मैं अभी बता देती हूँ। सैमुअल पी हंटिंगटन बहुत फेमस क्या है? ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल सकते हैं, हिस्टोरियन बोल सकते हैं, थिंकर बोल सकते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ हिज जर्नी, इस एकेडमिक करियर। उन्होंने ये मॉडल दिया वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, या उनकी बुक का नाम भी था द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। नोट्स में आपको नाम मिल जाएंगे सब कुछ, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया कि डेमोक्रेटिक वेव, जो डेमोक्रेसी है वो कैसे आई? वेव्स की तरह आई, कि पहले एक वेव ऑफ डेमोक्रेसी आई, फिर दूसरी वेव आई और तीसरी वेव आई। तो सपोज ये आपका वर्ल्ड है, if I'm not drawing it right, I should draw it right like this. Just a second. Suppose ये आपका वर्ल्ड है, यस। तो ये आपका क्या है? वर्ल्ड है। दिस इज योर वर्ल्ड एंड यू कैन कंसीडर दिस एज द वेव ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या है? वेव ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर मैं सोचूं कि आप लोग थोड़ा वर्ल्ड मैप के साथ वो है, परिचित है, और आपको वर्ल्ड मैप अच्छे से आते हैं, तो आप समझेंगे कैसे। अगर सपोज दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज वेयर योर अदर कॉन्टिनेंट यूरोप इज, दिस इज वेयर योर एशिया इज। तो मैं आपको ये इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए आप उसके पिक्चराइजेशन में थोड़ा ध्यान दीजिए। सैमुअल हंटिंगटन ने पिक्चराइजेशन नहीं करी, बट जस्ट टू मेक इट अन ईजी कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका लैटिन अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका मिडिल ईस्ट हो गया, यहाँ पे आपका एशिया, बाकी कंट्रीज हो गई। तो ये वेव्स जो है ये डेमोक्रेसी की है। किसके वेव्स है? ये डेमोक्रेसी की है। अब आप समझिए कि एक बार में अगर एक वेव आ रही है समंदर में,
तो एक बार में सब कुछ थोड़ी ऑक्यूपाई कर ली। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वेव केम, तो कहाँ तक आ पाई पहली वेव? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप तक। देन केम द सेकेंड वेव, तो सेकेंड वेव कहाँ तक आ पाई आपकी? एशिया तक। देन केम द थर्ड वेव, तो ये लैटिन अमेरिका और अफ्रीका। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि आपके दिमाग में ग्लोब है, फर्स्ट वेव तो पहले जो टच करती है डायरेक्ट आपकी नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, सेकेंड वेव आपके आगे डायरेक्ट नेक्स्ट पार्ट में, देयर आफ्टर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको आप डिटेल में समझेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं इन चीजों की कि कैसे आपका वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आया, तो हंटिंगटन ने क्या बताया कि इट हैज कम इन वेव्स, कि पहले कुछ पार्ट में आया। और कभी कभार आप वेव्स की क्वालिटी ये भी समझते हैं, अगर आपने समुद्र देखा है, जैसी लहर आती है वो ऐसे ही थोड़ा सा बाहर वापस भी जाती है, कुछ पानी टच करके वापस भी जाता है। तो ये नेचर भी रहा है वेव का, ये नेचर भी रहा है किसका? डेमोक्रेसी का। इसलिए उसने क्या बोला, इसको वेव्स की तरह है, कि वेव्स की तरह कभी कभार ऐसा हुआ कि एक जगह आई, दूसरी जगह आई, तीसरी जगह आई, एंड एवरीथिंग स्वेप्ट थ्रू, और सब कुछ स्वेप्ट थ्रू हो गया। लेकिन फिर जैसे वेव्स कुछ कुछ वापस चली जाती है, तो कुछ कुछ चीजें उसके बाद वापस चली जाती है। तो कहीं जगह क्या हुआ, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस तो हुई, बट वो वापस डिक्टेटरशिप को चली गई। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, और भी बहुत सी कंट्रीज है जो हम फिगर आउट करेंगे। सो जैसी वेव्स आई और उनको वापस ले भी गई। तो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, जिसको प्लीज नाम याद रखिएगा, हम लोग जैक्सोनियन डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। जैक्सोनियन डेमोक्रेसी, क्यों जैक्सोनियन डेमोक्रेसी? बिकॉज ऑफ कोर्स जैक्सन पे लिया गया है, तो हमें क्यों? क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिका में जैसे जैसे आई, इसको हम लोग बोलते हैं द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सी वेव? फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट वेव में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि तब ऑलमोस्ट वर्ल्ड में शुरुआत हो रही थी किसकी? डेमोक्रेसी की। इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जा रहे थे, नेशन स्टेट फॉर्म हो रहा था। तो आपकी जितनी भी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वेव दिखाया, इसमें आपकी जितनी भी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज थी, जिसमें आपका नॉट अमेरिकन, जनरली अमेरिका आई वुड से, तो आपकी जो सबसे पहले कंट्रीज इन द अमेरिका एंड यूरोप, तो यूएस, ब्रिटेन, ये जो आपकी कंट्रीज थी, जो उस वक्त आपको फर्स्ट वर्ल्ड से आज आप बोलते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी आना शुरू हुई। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द कंट्रीज जहाँ पे एज अ वेव डेमोक्रेसी वन आफ्टर द अदर आई। इसलिए उनको जैक्सोनियन, क्योंकि आइडिया ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज थी जहाँ पे डेमोक्रेसी आई। इट इज बिटवीन 1828 टू 1926। अगर आप इसका टाइम पीरियड देखेंगे, 1828 टू 1926, ये वो कंट्रीज थी जब देश में जहाँ पे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, धीरे धीरे फैली। एंड क्लोज टू 29 कंट्रीज in the world. 29 is a very few or selective number, but this was a time we are talking कि 1828 में, तो कितनी close to 29 डेमोक्रेसीज थी वहाँ पे वर्ल्ड में। बट इसका रिवर्सल हुआ, मैंने बताया ना कि वेव जो थी वो वापस भी गई, तो रिवर्सल भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको मेरा टाइम पीरियड बताया है 1826 टू 1926। अब आप देखेंगे रिवर्सल कहाँ कहाँ हुआ। जैसे ही इटली में आप देखेंगे 26 का टाइम पीरियड, रादर 22 में ही वहाँ पे क्या आने लगा, डिक्टेटरशिप विद मुसोलिनी कमिंग टू पावर। और धीरे धीरे आप देखेंगे यूरोप में कई जगह पे वर्ल्ड वॉर के पहले का जो टाइम था, जो चेंज हुआ स्ट्रक्चर विद इन द स्टेट, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक वेव आई, कुछ जगह टिका पानी, बट बाकी इट हैज टू बी टर्न बैक, तो पानी वापस सारा चला गया। और इस पानी में कंट्री इटली से स्टार्ट हुआ, बिकॉज इटली वॉज अंडर नाउ मुसोलिनी, अंडर अ डिक्टेटर नाउ। ठीक है, कैसे गया मुसोलिनी का अंदर, दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर आवर पार्ट दिस टाइम। नेक्स्ट इज द सेकेंड वेव। उसके बाद आई हमारी सेकेंड वेव। सेकेंड वेव कब आई? राइट आफ्टर योर वर्ल्ड वॉर, जहाँ पे मेन आपके जो डिक्लाइन, उसका अलग, उसका भी डिक्लाइन आया। मेन पार्ट है कि जैसे आपको वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ सेकेंड, तो जो अलाइड फोर्सेस की विक्ट्री थी, उससे क्या हुआ, बहुत सी कंट्रीज लिबरेट हुई। अब हमेशा टाइमलाइन को ध्यान में इसलिए भी रखिएगा, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे वो एंड हुआ, इट इज 1945। तो क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि कंट्रीज लाइक कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इवन इजराइल, ये सबको फॉर्मेशन ईयर किस तरह 1940s, 5, 46, 47, 48 वही मार्क है। क्यों? क्योंकि वो अंडर क्या थी, कहीं ना कोई कॉलोनी के अंडर थी या डिस्प्यूट में थी।
तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू एंडेड जो एक वर्ल्ड ने न्यू वेव देखी इसकी डेमोक्रेसी की, बहुत सी जो कंट्रीज थी वो डीकोलोनाइज हुई, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें इंडिया, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया कौन सी वेव का पार्ट है, क्योंकि इंडिया को इसी वक्त फ्रीडम मिली एंड ऑन द ऑनसेट ऑफ फ्रीडम वी चूज टू बिकम अ डेमोक्रेसी, तो वो एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ अंडर, और अच्छे से वेव चली, बट इस वेव का रिवर्सल कब आया, इट केम अराउंड 1962 टू 1970s, जब धीरे धीरे क्या हुआ 1962 टू 1970s के जो ये डेमोक्रेसी शुरू हुई थी, क्योंकि आप एक और चीज देखिए 1960 अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी है, इट्स कॉल्ड द अफ्रीकन ईयर। क्यों अफ्रीकन ईयर, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 1945 में वॉर के बाद जो डीकोलोनाइजेशन कैंपेन भी चली, कंट्रीज को डीकोलोनाइज करना है फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, फ्रेंच रूल, स्पेनिश रूल, पोर्टुगल रूल, तो उसमें अफ्रीकन ईयर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि सारी अफ्रीकन कॉलोनीज जो थी वो डीकोलोनाइज हो गई थी। तो जितने भी अफ्रीकन कॉलोनीज डीकोलोनाइज हुई उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या चुना, डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी वॉज द ऑब्वियस एक्सपेरिमेंट हर कंट्री करना चाहती थी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ डिक्टेटरशिप, कॉलोनियल रूल, तो सबके लिए ऑब्वियस चॉइस डेमोक्रेसी थी। तो 1960s, बट जैसे पाकिस्तान का 5 साल बाद 6 साल बाद फेल हुआ, ऐसे ऐसे करके कई अफ्रीकन कंट्रीज का भी द एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं वो फेल हुआ। तो 1970s तक यहाँ पे आप देखेंगे बहुत जगह डिक्टेटरशिप आया, आर्मी रूल, मिलिट्री रूल आया, ओलिगार्क्स रूल आया, तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ। सो दैट इज व्हाई द डाउनफॉल केम अराउंड 1960s टू 70s। ओके, नेक्स्ट इज द थर्ड वेव। थर्ड वेव कौन सी कंट्रीज बताई थी मैंने आपको शुरू में, अगर आपको वो याद हो मैप, तो थर्ड वेव जिसके बारे में एक्सप्लिसिटली बुक डिटेल में कवर कर रही है, ये स्पेशली आई इन पोस्ट 1974 जब कार्नेशन रेवोल्यूशन हुआ पोर्टुगाल में, स्पेन में रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे यहाँ पे वेव आई, डेमोक्रेटिक वेव आई, लोगों ने फिर क्वेश्चन किया अथॉरिटी को और वहाँ पे इनका जो था स्ट्रक्चर आगे बढ़ा। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक, ताइवान, साउथ कोरिया, यहाँ पे आपका क्या हुआ, डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन हुआ एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज कंट्रीज हैड रिटेन्ड देयर पोजीशन। इट्स अ गुड थिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, रिटेन किया है। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान किस चीज़ का रहा, आप टाइमलाइन देखिए अगेन 1974 टू आप अर्ली 2000 ले लीजिए, इसमें बहुत बड़ा इवेंट हुआ, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, वॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR in 1991-92। तो 1991-92 में LPG रिफॉर्म, डिसइंटीग्रेशन आया, तो USSR जो इतना बड़ा जो यूनियन था उससे इतनी सारी कंट्रीज निकली, तो मेजॉरिटी ऑफ देम चोज टू बी डेमोक्रेसी। इसलिए यूरोप में, लैटिन अमेरिका में इतने मूवमेंट्स हुए, एशिया पैसिफिक में मूवमेंट्स हुए, और उस वजह से जो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी है वो पॉसिबल हो पाया। तो ये तो था जो बुक कवर कर रही है हंटिंगटन की, बट विद टाइम जैसे जैसे आप देख रहे हैं वर्ल्ड तो रुकता नहीं है, दैट कीप एडवांसिंग। फिर लोगों ने देखा एक फोर्थ वेव भी आई जिसको एक और नाम से हम जानते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, अरब स्प्रिंग। अब अरब स्प्रिंग का क्या कॉन्टेक्स्ट है, अरब मीन्स योर मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया। इंडिया में उसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट एशिया, बिकॉज ये चीज़ें आपके लिए ध्यान में रखने की है कि हम इंडिया में से वेस्ट एशिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें तो इट इज टुवर्ड्स आवर वेस्ट फर्स्ट थिंग, एंड इट इज पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, तो वेस्ट एशिया, तो इंडिया भी वेस्ट में पड़ता है। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड इट मिडल ईस्ट बिकॉज स्पेशली द पीपल इन द US और द यूरोपियन पीपल उसको मिडल ईस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज उनके लिए वो कहाँ पड़ रहा है, अब नॉर्थ अमेरिका यूरोप से लेके इट इज इन द ईस्ट एंड एट द मिडल, तो मिडल ईस्ट। तो आपको अपने टर्मिनोलॉजीज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज रखना है, ध्यान में रखना है, तो बी इट मिडल ईस्ट, बी इट वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में डेमोक्रेसी कब आई, थ्रू अरब स्प्रिंग। तो एक के बाद एक रेवोल्यूशन होने लगे, पूरी लिस्ट है उस रेवोल्यूशन की। ट्यूनिशियन रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे जैस्मिन रेवोल्यूशन हुआ, बहुत लंबी लोटस रेवोल्यूशन हुआ, सिडार रेवोल्यूशन था, देन यू हैड दिस ऑरेंज रेवोल्यूशन, कार्नेशन रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन, बहुत सारे नाम हैं, आपके नोट्स में हैं, आप आराम से उनको पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि इन रेवोल्यूशन के नाम से आपको क्वेश्चन आ जाता है कि किस कंट्री में हुआ। तो इसलिए ट्यूनिशियन रेवोल्यूशन जैसे जब मुझे याद है जब मैंने पेपर दिया था तो ट्यूनिशियन रेवोल्यूशन के बारे में था कि वो कौन सी कंट्री में हुआ,
कौन से नेक्स्ट टाइम में था कि कौन से डेमोक्रेटिक वेव का ये रेवोल्यूशन पार्ट थे, तो ये सब आता रहता है। तो अरब स्प्रिंग की वजह से क्या हुआ कि एक अरब कंट्री में प्रोटेस्ट हुआ फॉर डेमोक्रेसी, फिर नेक्स्ट में हुआ तो इट वाज अ डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो मतलब एक के बाद एक चीज़ें होती गई। सो सभी स्टेट्स में क्या होने लगा, फिलीपींस हो, चेकोस्लोवाकिया, किर्गिस्तान, इराक, जॉर्जिया, ट्यूनीशिया, ये सारी कंट्रीज में एक के बाद एक रेवोल्यूशन होने लगे फॉर डेमोक्रेसी। सो ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन माना जाता है, क्योंकि इतना बड़ा जो पोर्शन था वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाहता था। सो दिस इज हाउ डेमोक्रेसी एडवांस्ड इन दीज कंट्रीज। लिविंग यू विद अ वेरी, बस इतना ही आज की वीडियो में हम करेंगे, बट आई वुड रादर लीव यू विद एन इंपॉर्टेंट कोटेशन जो पेपर में हमेशा आ सकती है। इट इज बाय वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाय, विंस्टन चर्चिल। यूरोप का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आपने देखा भी होगा बुक्स वगैरह में, अगर नहीं भी है तो आने की संभावना रहती है। दैट डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसने क्या बोला है, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट till we find an alternative। कि जब तक हमारे एक अच्छा अल्टरनेटिव नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या है, डेमोक्रेसी ही हमारे लिए बेस्ट वर्केबल मॉडल है। आई एग्री कि वो वर्स्ट है, लेकिन आपको उस वर्स्ट से अच्छा कुछ ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो विद दिस आई पार्ट वेज विद यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो मैंने डिस्कस किया शुरू में, मॉडल, एलिटिस्ट मॉडल, प्लूरलिस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, डेवलपमेंटल एंड the protective forms of democracy along with the scholars. Thank you so much. To access the notes you can directly go to the PrepUp Telegram channel, PrepUp with us, जिसके सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये सारे नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे। Thank you so much for watching this one. See you on the next one.